हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो देखिए, बजटरी कंट्रोल का लास्ट वीडियो है जिसमें जनरली हमारे बजट का पार्ट रह गया था कुछ। तो जैसे बेसिक बजट था, करंट बजट था, ये करवाना है, लॉन्ग पीरियड बजट, शॉर्ट पीरियड बजट कराना है। पिछली वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने आपको फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट बता दिया था। अब देखिए, इसके अलावा और भी पार्ट रह जाते हैं, जैसे जीरो बेस बजटिंग भी कराऊंगा आपको, कंट्रोल रेशोज़ भी कराऊंगा, जैसे एक्टिविटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, ये 3 रेशो आते हैं कंट्रोल रेशो से रिलेटेड, ये भी कवर होंगे। जनरली आपने जो भी देखे होंगे अपनी बीकॉम या एमकॉम की बुक में देखे होंगे, आपका एक बिजनेस बजटिंग नाम से सब्जेक्ट आता था जिसमें आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस देखते थे ना। ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन का पार्ट और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारा आपने देखा होगा। तो उसी से रिलेटेड देखिए अपने टॉपिक दे रखे हैं कुछ ना कुछ। अब जैसे अगली वीडियो में आपका कौन सा पार्ट आएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट आएगा, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आएगा, जो आपने CA, CS या CMA जो भी कोर्स है उसमें कहीं ना कहीं देखा होगा। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारा ज़्यादातर पार्ट जो आता है वहाँ पे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, NTA नेट में थियोरटिकल पार्ट ज़्यादा आता है। तो देखिए, पहले ये देख लेंगे, फिर उसके बाद देखिए मेरे ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं, लिमिटेशन का पार्ट बचा हुआ है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से एक तरीके से फीचर्स मान लो वो भी कवर हो जाएंगे। लिमिटेशन की बात करते हो तो हम बोल सकते हैं कि बजटरी कंट्रोल की क्या लिमिटेशन है, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकती ऐसे बोल सकते हैं, या बिजनेस में कभी कभी दिक्कत करती है, तो वो लिमिटेशन का पार्ट आ गया। फिर इसके अलावा स्टेप्स जो हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, या बोल सकते हो कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होता है, वो देख लेंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थियोरटिकल पार्ट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। पर अभी देख रहे हैं सबसे पहले बेसिक बजट। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको फिक्स बजट बताया था। फिक्स बताया था स्टैटिक होता है, जो कि एक इंडिविजुअल प्लान लेवल के बेसिस पे होता है। और जो फ्लेक्सिबल बजट होता है वो जनरली क्या होता है, अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे होता है। ये आपको दिख गया फ्लेक्सिबल बजट, तो वो अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे एक ही पर्टिकुलर पीरियड में आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको 60% पे काम करना है, 80 पे करना है, 90 पे करना है, तो आपने पहले से ही बजट बनाया हुआ है, उसके हिसाब से आपको पता है कि क्या प्रॉफिट अराइज होने के चांस है। तो एक तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप पहले से क्या कर रहे हो, बजट बना के बैठे हो ना। तो उस हिसाब से क्या करोगे, आप एक्चुअल में अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि अगर 60%, 80, 100% उस पर काम करूंगा तो क्या होगा। तो वो जनरली फ्लेक्सिबल बजट का काम था। तो ये याद रख लेना कि जब भी हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं बोलते कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट ही है, उसमें फिक्स कॉस्ट का पार्ट भी आता है। लेकिन जब भी आउटपुट चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है। जनरली ये बोलते हैं, ठीक है, कि अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, आउटपुट कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ आती है, फिक्स्ड कॉस्ट आती है, लेकिन वो जनरली क्या रहती है, हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट रहती है, ऐसे बोलते थे। अब देखिए, आपको ये दिख रहा है बजट, जो कि कंडीशंस के बेसिस पे थे, एक तो बेसिक और एक करंट। जब भी बेसिक बजट की बात करता है तो जैसे आपने बेसिक स्टैंडर्ड मुझसे सीखा था और करंट स्टैंडर्ड सीखा था, तो उसका मतलब क्या था बेसिक का, कि आप क्या कर रहे हो, ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहे हो, एक बजट बना रहे हो और उसको चेंज नहीं कर रहे। तो वो क्या था, बेसिक। और करंट का मतलब क्या हुआ, कि आने वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आप हर साल क्या कर रहे हो, बजट बना रहे हो। तो करंट का मतलब क्या हुआ, जो भी कंडीशन मार्केट की है, मार्केट के फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग आप हर साल बना रहे हो। जबकि बेसिक का मतलब क्या हुआ, आपने पहले से ही एक बजट बना दिया जिसको आप चेंज नहीं कर रहे, और लॉन्ग पीरियड के लिए उसी पर्टिकुलर बजट को चला रहे हो। तो आपको पता है कि ये यूज़ नहीं होता, जनरली यही यूज़ होगा। तो ये बोल रहा है, बेसिक बजट हैज़ बीन डिफाइंड एज ए बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर यूज़ अनअल्टर्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपने मान लो कि 10 साल पहले कोई बजट बनाया है, उसको आप क्या कर रहे हो, हर साल अप्लाई कर रहे हो, उसमें चेंजेस ही नहीं कर रहे। जबकि आपको पता है कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, मार्केट कंडीशन चेंज होगी, मटेरियल, सप्लायर, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है, बिजनेस की कंडीशन, सब में चेंज होगा। तो उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको हर साल बजट सेट करना पड़ेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। दिस डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन करंट कंडीशन एंड कैन बी अटेनेबल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अंदर अटेन किए जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि करंट कंडीशन और जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए अनअल्टर्ड रहते हैं, मतलब चेंजेस नहीं होते इसमें। तो उस केस में आपको पता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत दूर होगी। इसका मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होगा। जबकि करंट में इतना गैप नहीं होगा। एक करंट बजट कैन बी डिफाइंड एज ए बजट विच इज़ रिलेटेड टू करंट कंडीशन एंड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर यूज़ ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो लॉन्ग पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड, सेम टू सेम जैसे बेसिक स्टैंडर्ड और करंट स्टैंडर्ड देखा था, सेम ही है। दिस बजट इज मोर यूजफुल दैन बेसिक बजट एज द टारगेट इट लेज डाउन विल बी करेक्टेड टू द करंट कंडीशन। क्योंकि आपको पता है कि जो भी टारगेट आपने सेट किया है, तो आपको पता है कि एक्चुअल जो भी आपने अचीव किया, अगर उसमें कोई वेरिएंस है, उसमें कोई गैप है, तो उसको सही करने की कोशिश करोगे। और अगली बार जो बजट बनाओगे, क्योंकि इस साल का बजट बन गया करंट ईयर का, अब फ्यूचर ईयर का मतलब आने वाले साल का जो बजट बनाओगे, तो वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो भी गलती है उसको सुधार करके आप करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग बना दोगे। तो जनरली वो हो गया करंट बजट। अब आपको बोल दिया लॉन्ग टर्म बजट।
लॉन्ग टर्म बजट क्या है, जो मान के चलो कि नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा के लिए बना हुआ है। जनरली आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट पिछली वीडियो में देखा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट देखा था, तो वो क्या होता है लॉन्गर पीरियड के लिए। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 to 15 20 ईयर के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो आपको पता है कि आपको कोई नया इन्वेंशन करना है, नया इनोवेशन करना है, नए प्रोडक्ट की खोज करनी है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट का पार्ट करना है जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, इससे रिलेटेड, तो आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए आपको बजट बनाना पड़ता है, 10 ईयर, 15 ईयर, 5 ईयर्स। तो वो क्या हो गया, जनरली लॉन्ग टर्म हो गया। और शॉर्ट टर्म क्या हो गया, जैसे आप फ्लेक्सिबल बजट देखते हो, सेल्स बजट देखते हो, कैश बजट देखते हो, जो नॉर्मली हर साल बनते रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं वो शॉर्ट टर्म बजट है। बस नॉर्मल पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही बोल रहा है विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर पीरियड्स लॉन्गर देन ए ईयर। ये जनरली बिजनेस का फोरकास्टिंग और फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए काम आते हैं। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आ सकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट आ सकता है। अब मैं देखिए इतना ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ा रहा, पूरा रीड नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि ये सिंपल पार्ट है, ये वैसे भी आप रीड करके पता कर सकते हो, क्योंकि इनमें टाइम ही वेस्ट होगा। शॉर्ट टर्म बजट का मतलब क्या हो गया, विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ए पीरियड लेस देन ए ईयर एंड इज़ वेरी यूजफुल टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल पर्पजेज। तो जनरली आपको ये भी पता है कि बजटरी कंट्रोल का पार्ट फिर एक तरीके से सामने वाला क्या होगा, क्योंकि हमने अथॉरिटी को क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सामने वाले को। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्टर है उसने अपने नीचे जो भी पर्सन है उनको ये पर्टिकुलर काम सौंप दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल का पार्ट भी देख रहे हैं एक तरीके से, यानी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, बजट के थ्रू अपने जो भी एक्सपेंडिचर है उनको कंट्रोल करने का काम कर सकता है। ठीक है, या ये देख सकता है कि रेवेन्यू मेरे जो बजट है, जो मेरे टारगेट सेट है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। इन एन आइडियल सिचुएशन है शॉर्ट टर्म बजट शुड परफेक्टली फिट इनटू ए लॉन्ग टर्म बजट। क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे बजट बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी बजट को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। जनरली आप देख रहे हो कि इसका यूज़ कितने साल होगा, ठीक है, इसको कब रिप्लेस किया जाएगा, जनरली वह कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू आप देख लोगे इसकी क्या लाइफ रहेगी, मशीन और कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो आपने उसके लिए प्लांट यूटिलाइजेशन बजट देख लिया कि प्लांट का कितना ओवरलोड है, उसके बेसिस पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे या नहीं करेंगे, या मशीन को 5 साल बाद 6 साल बाद खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो उसके बाद भी आप क्या करोगे, बाकी सारे पार्ट भी देखोगे कि यार प्रोडक्शन कितना होगा उस मशीन के थ्रू, तो आपको प्रोडक्शन बजट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मटेरियल का पार्ट भी देखना है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोडक्शन होगा मशीन के थ्रू तो उसमें मटेरियल जाएगा मशीन पे, यानी मटेरियल यूज़ होगा, तो मटेरियल कितना परचेज करना पड़ेगा, तो सब लिंक है ये बोल रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आइडियल सिचुएशन में शॉर्ट टर्म बजट शुड परफेक्टली फिट इनटू ए लॉन्ग टर्म बजट। तो जो भी ये शॉर्ट टर्म बजट है, प्रोडक्शन, परचेज या हम बोल सकते हैं सेल्स बजट, ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म बजट के साथ फिट बैठने चाहिए। फिर आपको बोल दिया जीरो बेस बजटिंग, जो कि जीरो से स्टार्ट होती है। कहने का मतलब आपको पिछले बजट को देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होती है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होती है। अब देखिए जनरली इसने ये हम बोल सकते हैं कि किसने इवॉल्व किया, किसने डेवलप किया, वो नीचे दे रखा है, जिमी कार्टर या कुछ पर्टिकुलर ऐसे नाम दे रखा है। हाँ, जिमी कार्टर जो एक्स प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उन्होंने जनरली ये जीरो बेस बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जनरली हम ये बोल सकते हैं कि आप जो प्रीवियस ईयर का जो बेस फिगर होता है उसको इस बार नहीं लोगे एडजस्टमेंट के फॉर्म में। जैसे आप ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या करते हो, मान के चलो कि आपकी सेल हुई थी कितनी, 20 लाख की एक्चुअल, और आपने जो बजट बनाया था वो क्या बनाया था कि 18 लाख का बनाया था, 18 लाख का होगा पिछले साल। तो आपने ये बनाया था कि बजट 18 लाख की सेल होगी और आपकी रियल में 20 लाख की हो गई। तो जो 18 लाख का बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग आप इस साल क्या करोगे, नया टारगेट सेट करोगे या नया बजट बनाओगे, यही सोच के चलोगे ना। या एक्सपेंडिचर कितने हुए पिछले साल, तो आपने एक बेस ले लिया। लेकिन जीरो बेस में क्या बोल रहा है, नाम ही क्या है, जीरो बेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसके एडवांटेज देख लेंगे। क्योंकि जैसे इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि अल्टरनेटिव पे ध्यान दिया जाता है, जितनी भी एक्टिविटी है वो फ्रेश से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की अप्रोच रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, सब ऑर्डिनेट्स को यानी सुपीरियर के जो नीचे हैं उनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं कि आपको ये अचीव करने हैं, ताकि एक तरीके से उनको भी पता चले कि हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है और हम उनके लिए ही काम करेंगे, जिससे हमारी परफॉर्मेंस में अप्रेजल होगा। यानी हम अच्छा काम करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस एवल्यूट होगी और उसके बेसिस पे हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। जनरली वो आपने उसमें देखा था बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम में। तो ये एक अच्छा तरीका है जीरो बेस बजटिंग का, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो हम बोल सकते हैं कि सारा का सारा प्लान जो भी बनाएगा वो कौन बनाएगा, सुपीरियर बोल सकते हो या बोल सकते हो टॉप मैनेजमेंट। लेकिन टॉप से नीचे जितने भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट आएगा, ठीक है, यानी ट्रेडिशनल में तो टॉप मैनेजमेंट सारा का सारा काम करेगा, लेकिन अगर
जीरो बेस बजटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड एक अलग मैनेजमेंट आ जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट अपने काम को बांट देगा, और ये जो जीरो बेस बजटिंग का काम है वो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा या डिपार्टमेंट बन जाएगा, उसको पर्टिकुलर काम दे देगा, ऐसे भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरीके से कॉस्टली पार्ट भी हो सकता है, थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन आपको पता है कि एक्सपेंसेस करने के थ्रू ही, क्योंकि आपने बजटिंग बनाई उसके थ्रू ही आप एक्सपेंसेस कंट्रोल भी कर सकते हो, और आगे फ्यूचर के लिए आपकी क्या होगी, सेविंग होगी। ठीक है, तो बोला टू स्ट्रीमलाइन द अलोकेशन टू कर्व दिस टेंडेंसी ऑफ इक्वलाइजिंग द एक्सपेंडिचर विथ बजटेड फिगर एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट, ए न्यू टेक्निक कॉल्ड जीरो बेस बजटिंग इमर्ज। तो यहाँ पे यही बोल दिया कि एक तरीके से एक्सपेंडिचर जो हमने बजटेड फिगर के अकॉर्डिंग सोचे थे और जो एक्चुअल में हुए, उनको इक्वलाइजिंग करने के लिए कि सेम रहे या उससे कम रहे, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक नई टेक्निक इमर्ज हुई, जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, जिसमें कोई स्पेशल बजट, ये बोल रहा है देखिए इस टेक्निक में नो स्पेशल बजट इज प्रिपेयर्ड बट द अप्रोच इज चेंज। कोई स्पेशल बजट नहीं बनाया जाता, जैसे नॉर्मल सोचते हैं वैसे सोचते हैं, लेकिन अप्रोच क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसमें बेस नहीं लेते हैं, इसमें कोई एक्टिविटी देखते हैं वो फ्रेश से देखते हैं, बिल्कुल न्यू एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। ये बोल रहा था यूज ऑफ जीरो बेस बजटिंग एज ए मैनेजरल टूल हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर सिंस द अर्ली 1970। इट फर्स्ट केम इन टू बींग वैन एक्स प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंट्रोड्यूस इट एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग स्टेट एक्सपेंडिचर। तो बोल रहा है कि एक मैनेजरल टूल के फॉर्म में इमर्ज हुआ कब, 1970 में, जब एक्स प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कंट्री, उसके जो भी एक्सपेंडिचर थे उसको कंट्रोल करने के लिए इस फीचर का यूज़ किया, किसका, जीरो बेस बजटिंग का। द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ JBB इज दैट देर इज़ नो गिवन बेस फिगर फॉर ए बजट। तो कोई बेस नहीं है, प्रीवियस बेस लेने की जरूरत नहीं है। ए फ्रेश बजटेड फिगर इज टू बी डिटरमिन्ड कीपिंग द सर्कमस्टेंसेज एंड रिक्वायरमेंट। तो ये बोल रहा है कि आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग और फ्यूचर को देखते हुए उस हिसाब से आपको बजट फिगर तय करना है, और आपको पिछले बेस को लेने की ज़रूरत नहीं है कि पिछली बार क्या हमारे जनरली ऑफिस के एक्सपेंस हुए थे, क्या मैन्युफैक्चरिंग के हुए थे, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल नए से स्टार्ट करना है कि पर्टिकुलर अगर आपको सप्लायर ढूंढना है तो सप्लायर से मेटेरियल जो आएगा वो अकॉर्डिंग कितनी प्राइस का आएगा, तो आप मार्केट कंडीशन के बेसिस पे देख रहे हो, आप पिछली प्राइस नहीं कंसिडर कर रहे हो। ये हो गया। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ JBB इज सिंपल, बजटिंग स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक्टिविटी फ्रेश से स्टार्ट होगी। जैसे मैंने बोल दिया कि मटेरियल परचेज करने से लेके उसका आउटपुट प्रोड्यूस करने तक और उसको बेचने तक का जो भी पार्ट आएगा, और उसके बीच में जो भी हम बना रहे हैं बजट, वो स्क्रैच से स्टार्ट होगा और जीरो से स्टार्ट होगा बोल रहा है। तो हर एक्टिविटी फ्रेश से स्टार्ट होगी, ये बोल रहा है। दैट इज़ एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एग्जामिन्ड एंड जस्टिफाइड, एनी अल्टरनेटिव मस्ट बी कंसिडर्ड एंड द रिजल्ट एवेल्यूटेड। तो आपके पास पता है कि मेटल परचेज करना है, तो आपके पास अगर 10 सप्लायर हैं तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब 10 सप्लायर है उसमें से बेस्ट सप्लायर चुनने की कोशिश करोगे। तो उस केस में आप सोचोगे कि अगर मैंने ये सप्लायर चुन लिया तो उससे पर्टिकुलर गुड्स की क्या प्राइस रहेगी, तो उस हिसाब से मेरा मेटल की कॉस्ट क्या लगेगी, तो वो आपने तय कर ली। फिर आपको पता है कि प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन के लिए कितना गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा, तो यूनिट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या लगेगी, तो उसमें क्या क्या खर्चे लग रहे हैं, उसमें ऑफिस के कितने लग रहे हैं, डायरेक्ट मेटल कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, फैक्ट्री के कितने लग रहे हैं, ऑफिस के कितने लग रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कितने लग रहे हैं, ये सारा आपने पहले ही सोच लिया, लेकिन फ्रेश एक्टिविटी के थ्रू, ये नहीं पिछले बेस फिगर से। ठीक, इट इज़ ए मेथड वेयर बाई ऑल एक्टिविटीज़ आर री एवेल्यूटेड ईच टाइम व्हेन ए बजट इज फॉर्मुलेटेड। तो यहाँ पे बोला जब भी बजट बनाया जाता है उस केस में सारी एक्टिविटीज़ फिर से री एवेल्यूट की जाती है, यानी जीरो से फिर से वापस से देखी जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है हर बजट क्या होगा, जीरो बेस से स्टार्ट होगा। नो प्रीवियस फिगर इज टू बी टेकन एज ए बेस फिगर। ठीक है, ईच एक्टिविटी इज टू बी एग्जामिन्ड अफ्रेश। एवरी बजट अलोकेशन इज टू बी जस्टिफाइड इन द लाइट ऑफ एंटीसिपेटेड सर्कमस्टेंसेस। तो ये बोल रहा है कि जो भी हमने सोचा कि यार मार्केट कंडीशन ऐसी हो सकती है, उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, एस्टिमेट कर दिया और एक बजट अलोकेट कर दिया। ठीक है, हर पर्टिकुलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग या हर पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग। अल्टरनेटिव्स आर टू बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। अल्टरनेटिव्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है। अब बेनिफिट क्या हो गया, इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज, केयरफुल प्लानिंग इज़ फैसिलिटेटेड। अब देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बिकम्स ए रियलिटी। जनरली आपने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अगर कागजों में पढ़ा है तो वो एक रियलिटी के फॉर्म में आ जाएगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा होगा क्योंकि आप देखते हो कि सबसे पहले क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल बनते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म गोल तो क्या हो गया, एक विज़न हो गया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन हो गया कि मुझे 5 साल में यहाँ पहुँचना है या मुझे आने वाले 3 साल में क्या करना है,
कोई ग्रोथ करनी है, लेकिन आपको पता है कि नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे जो हर साल पूरे करने पड़ेंगे, या हर 3-4 महीने में आप एक टारगेट सेट करते हो। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे वो पूरे करने हैं, तो वो किसके थ्रू करेगी, जब सब ऑर्डिनेट अच्छे ढंग से काम करेंगे और उन्हें भी अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पता होंगे, ठीक है। और सब ऑर्डिनेट के जो भी गोल हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मिलाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। डिटेल में पढ़ना है तो आप बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम वाले टॉपिक में जाके देख सकते हो, पूरा का पूरा एक अलग से ये टॉपिक था, ठीक। फोर्थ बोल रखा है अन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ आर आइडेंटिफाइड। उस हिसाब से क्या होगा, जो भी अनइकोनॉमिकल एक्टिविटी है जिस पे वेस्टेज हो रहा है, जो आपका फालतू का क्या लग रहा है, फाइनेंस लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो उस पर उस अनइकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को आप यूज़ नहीं करोगे। इनएफिशिएंसी जो भी है वो कंट्रोल की जा सकती है। आपको पता है कि देखिए जो रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है वो नहीं हो पाएगा। जो भी रिसोर्सेज लिमिटेड में है उसको आप ढंग से क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे। तो ये बोल रहा है कि स्केर्स रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाएगा और बेनिफिशियली यूज़ किया जाएगा, एक बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाएगा, कोई उसका वेस्टेज नहीं किया जाएगा। सेवंथ, ईच एक्टिविटीज इज थ्रोली एग्जामिन्ड एंड जस्टिफाइड। तो जैसे मैंने आपको बोल दिया, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो शुरू में हर एक्टिविटीज़ होगी, परचेज का ऑर्डर करने से लेकर सारा का सारा पार्ट है वो सारा का सारा क्या करेगा, थ्रोली डिटरमिन करेगा, एग्जामिन करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी ऐसे करेगा, सेल डिपार्टमेंट भी ऐसे करेगा, अगर उसको जीरो बेस बजट बनाना है तो। अब आपको कंट्रोल रेशो दे दिए, तो देखो आपको पता है कि जब आप बजटरी कंट्रोल की बात करते हो तो आपकी एक्टिविटी की बात करता है, आपकी एफिशिएंसी की बात करता है, आपकी कैपेसिटी की बात करता है, ठीक है। तो इस केस में जनरली क्या होगा, बिजनेस ये जानना चाहेगा, या हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट ये जानना चाहेगा कि जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस सेट करी है, जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए हैं, बजट सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली हमने जो भी ऑब्जेक्टिव या जो भी गोल सेट कर रहे हैं वो हमने अचीव किए या नहीं करे। जैसे हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटी रेशो जनरली क्या बताएगा कि जो भी आपके बजटेड आवर्स हैं और एक्चुअल और वर्क है वो जनरली क्या आ रहा है। जैसे आपने बजटेड और सेट किए कितने 8,000 और एक्चुअल और वर्क कितना हुआ 10,000 12,000, तो वो जनरली एक तरीके से आपकी कैपेसिटी बताएगा। तो इस तरीके से रेशो दे रखे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द मैनेजमेंट वांट टू नो वेदर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स बिजनेस इज गोइंग एज पर शेड्यूल और नॉट। With this purpose in view, some control ratios are calculated. If the ratios are more than 100%, then the performance will be favorable. But if these ratios are less than 100%, then the performance will be unfavorable or unsatisfactory. ऐसे बोल रहा है the following control ratios are calculated. अब देखिए यहाँ पे जो रेशो दे रखे हैं जनरली 3 दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में ही बोल के कि एक कैपेसिटी होगा, एक एक्टिविटी और एक एफिशिएंसी। कैसे बोल दीजिए, एक्टिविटी, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, आपको तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जनरली आपको कैसे याद होगा वो आपके ऊपर है। मैं तो कैसे याद रखता हूँ, अगर कैपेसिटी रेशो आपको ध्यान रखना है तो इस केस में क्या देखिए बजटेड आवर्स हैं और एक्चुअल और वर्क दे रखा है ऊपर। अब ये जनरली लोगों को ध्यान नहीं रहता, तो मैं तो ऐसे करता हूँ ABC, ठीक है, ABC, जिससे मुझे पता चलता है कि कैपेसिटी रेशो क्या रहेगा। ये क्या बता रहा है, दिस रेशो इंडिकेट हाउ मच बजटेड और हैव बीन एक्चुअली यूटिलाइज। इफ द रेशो इज 80% देन इट मीन्स दैट 80% बजटेड और हैव बीन यूटिलाइज एंड द रिमेनिंग 20% कैपेसिटी रिमेन आइडल। इसी तरीके से अगर आपको पता है कि आपका दे रखा है यहाँ पे 12,000 एक्चुअल और वर्क, नीचे दे रखा है 10,000, इंटू 100 करोगे तो क्या बताएगा 120%। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो बजटेड ओवर है उससे 20% बल्कि ज़्यादा यूटिलाइज किया हुआ है। तो ओवर यूटिलाइज बताएगा या अंडर यूटिलाइज बताएगा। जनरली यहाँ पे क्या बता रहा है, अंडर यूटिलाइज, और आपकी जो 20% कैपेसिटी है वो आइडल है, जबकि यहाँ पे आपने 100 से ज़्यादा 120% यूटिलाइज कर दिया। इस तरीके से बोल रखा है। वैसी एक्टिविटी रेशो है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड और फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन बजटेड आवर्स, ये आ गया। अब देखिए ये तो जनरली आपको पता ही होगा कि स्टैंडर्ड और फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने आपको कहाँ बताया हुआ है, ओवरहेड वेरिएंस में बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ है कि कैसे पर्टिकुलर निकलेगा। अगर आपको पता भी नहीं है तो देखिए, अगर आप भूल भी जाओ तो एक्चुअल प्रोडक्शन आपको पता है, तो इसके नीचे क्या आएगा, प्रोडक्शन ही आएगा, आउटपुट के नीचे आउटपुट। तो आपको जनरली पता है कि यहाँ बजटेड आउटपुट मैंने बताया था आपको कि बजटेड आउटपुट पे कितने बजटेड आवर्स हैं, तो एक्चुअल प्रोडक्शन पे कितने स्टैंडर्ड आवर्स निकलेंगे, ये निकल के आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 2 यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड आवर दे रखा है, ऐसे बोल रखा है कि स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट आपको दे रखा है, तो देखो जनरली जैसे वैसे 2 यूनिट के लिए 1 आवर बोल दिया मैंने, ऐसे बोल दिया, तो यहाँ पे 2 यूनिट के लिए 1 आवर ऐसे बोल दिया। तो इसका मतलब अगर 100 एक्चुअल प्रोडक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका 50 स्टैंडर्ड आवर होगा, क्योंकि 2 यूनिट के लिए 1 ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से ये भी बोल सकता है कि
एक यूनिट के लिए जो आपका बजटेड ओवर है वो है 5 आवर्स। तो आप ऐसे करोगे कि एक यूनिट के लिए बजटेड ओवर 5 है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन मान लो 500 हुआ, तो 500 के लिए कितने होंगे, 500 इंटू 5 2500, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ओवर। तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा चाहे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ढूंढा हुआ है जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये बोला दिस रेशो शो द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड ड्यूरिंग द पीरियड। तो मेरे हिसाब से देखिए लेवल ऑफ एक्टिविटी तो जनरली आपकी क्या है, ये भी कम ज़्यादा आ सकती है। तो ये किसके ऊपर होगा, वही बजटेड ओवर्स अगर कम होंगे और स्टैंडर्ड ओवर ज़्यादा होंगे तो उस केस में क्या बोलेंगे कि जो 100% एक्टिविटी है उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हो, तो जनरली वो एक्टिविटी रेशो के थ्रू दिखा देगी। तो ऊपर आपकी कैपेसिटी दिखा रही है कि कितनी आपने यूटिलाइज़ की, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी दिखा रही है, लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे हम बोलते हैं ना हम 60% पे काम कर रहे हैं, 80% पे काम कर रहे हैं, 90% पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जनरली आपको दिखा देगा। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड और फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है डिवाइड बाय एक्चुअल और वर्क आ गया इनटू 100। दिस रेशो शो द लेवल ऑफ एफिशिएंसी अटेंड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। वही सीधी सी बात, स्टैंडर्ड ओवर तय किया था एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल और वर्क है उसमें हमने क्या करा, कम टाइम लिया कि अगर 10 आवर्स तय किए थे और हमने 8 आवर्स काम किया, तो 10/8 इंटू 100 करोगे तो समथिंग कितना निकल के आएगा, 125% या ऐसा कुछ निकल के आएगा। तो वो एफिशिएंसी रेशो क्या डिनोट कर रही है कि 100% से ऊपर है। तो ये बोल रहा है कि इफ़ दिस रेशो इज़ 140% देन इट शोज़ दैट एफिशिएंसी इज़ मोर बाय 40% और इट हैज़ गोन अप बाय 40%, की एफिशिएंसी बढ़ गई है। अब देखिए मैं तो क्या करता था जब एग्ज़ाम में जाता था, तो मैं तो ऐसे याद रखता था अमिताभ बच्चन, ठीक है, इसको मुझे ध्यान हो जाता था। ये सी मतलब मेरा नाम चिराग था, तो मेरे को ध्यान था कि अमिताभ बच्चन चिराग, वो आपके ऊपर है कैसे भी याद रखना है। वैसे ये स्टेट बैंक ऐसे था तो मेरे को ध्यान रहता था। ये साउथ अफ्रीका, जैसे मैं क्रिकेट का फ़ैन था तो क्रिकेट से रिलेटेड मैं ध्यान रख लेता था कुछ ना कुछ। इसमें भी मैं कुछ और सोचता था, अभी तो मैंने स्टेट बैंक बोल दिया, लेकिन उस वक्त मैं कुछ और सोचता था और क्रिकेटर का नाम सोच लेता था। यहाँ पे भी मैं जनरली यूँ सोच लेता था ताकि मैं एग्ज़ाम में ढंग से करके आऊँ और आ भी जाए छोटे मोटे क्वेश्चन तो जल्दी हो जाए, इस तरीके से सोच के कर लेता था। अब देखिए क्वेश्चन चाहे देख लीजिए, और एक और चीज़ ये भी बताना भूल गया कि जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा एक्टिविटी रेशो। ये देखिए आप यहाँ पे जैसे ही ये पर्टिकुलर पार्ट को पुट करेंगे तो एक्चुअल ओवर से एक्चुअल ओवर कट जाएगा और बचेगा क्या, स्टैंडर्ड ओवर डिवाइड बाय बजटेड ओवर। तो कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी एक्टिविटी बन जाती है। क्या पता एग्जाम में आ जाए आपके फॉर्मूले बोल दे और एक्टिविटी इज इक्वल टू कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी बोल दे, डिवाइड कर दे किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन पता रहना चाहिए। अब डिफरेंस देख रहे हैं, पर उससे पहले एक बार एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो आप बोल रहे हो कि सर ये दे रखा है तो कैसे दे रखा है। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इन 1 स्टैंडर्ड ओवर। देखिए ये बोल रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इज 17,000 यूनिट। तो देखिए आपका जो स्टैंडर्ड ओवर है वो निकल के आ जाएगा कि 2 यूनिट पे एक स्टैंडर्ड ओवर सेट कर रखा था, तो ये बजटेड था, तो मैंने क्या बोल दिया 2 पे 1, तो 17,000 पे कितना होगा। तो जनरल इसने 17,000/2 कर रखा और ये 8,500 स्टैंडर्ड आवर्स निकाल के दे रखे हैं। बजटेड प्रोडक्शन कितना है, 20,000 यूनिट है। एक्चुअल्स और ऑपरेटेड कितना है, 8,000 है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशो, ठीक है। अब बजटेड आवर्स तो आपको निकालने आते ही हैं जनरली, क्योंकि आपको पता है कि बजटेड प्रोडक्शन आपको दे रखा है 20,000 यूनिट और यहाँ पे 2 यूनिट पर आवर आपका बजटेड दे रखा है, तो 20/2 करोगे तो ये 10,000 निकल के आ जाएगा बजटेड आवर्स, ठीक है। अब एक्चुअल और आपको दे रखा है, जब ये तीनों चीज़ें आपको दे रखी है, ये आपने 2 निकाल ली और एक आपको एक्चुअल और दे रखा है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो जैसे एफिशिएंसी का लगा दिया इसने, एक्टिविटी का लगा दिया, इसने कैपेसिटी नहीं निकाला, याद रखना कैपेसिटी नहीं निकाला। अगर आप एफिशिएंसी इंटू क्या करोगे, एक्टिविटी करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। यानी दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप सोचिए कि फॉर्मूले में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअल और वर्क आ रहा है और ये एक्टिविटी का, 1 मिनट रुकिए, नहीं वो कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी आपका जनरली क्या बनेगा, एक्टिविटी बनेगा, ये नहीं बनेगा दोनों। कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी आपका क्या बनेगा, एक्टिविटी रेशो बन जाएगा, जो कि मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको बता दिया। इसमें सिर्फ एफिशिएंसी और एक्टिविटी बोल रखा था क्वेश्चन में, तो यही कवर कर लिया। तो इस तरीके से आपके आ जाते हैं। अभी जो मैंने बताया था ये दोनों बताए थे कि जो एक कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी है, ये मिलके क्या बनता है, एक्टिविटी बनता है। जबकि आपसे क्या पूछा था, एक्टिविटी पूछा और एफिशिएंसी पूछा इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दे रखा है। तो आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, बजटिंग का पार्ट करते हैं, तो एज ए प्रोसेस हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल फंक्शंस है उसको भी देख सकते हैं और मास्टर बजट बना के हम एक समरी रिपोर्ट भी बना सकते हैं और सारे के सारे जो पर्टिकुलर बजट का पार्ट है उसको एक जगह टोटल में ले सकते हैं। तो ये बोल दिया। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सपेंडिचर के पार्ट को कवर करते हैं,
जिसमें जनरली क्या आता है, आपका मटेरियल आता है, लेबर आता है, ओवरहेड आता है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि उसमें हमने और ज़्यादा पार्ट को कवर नहीं करा, लेकिन बजटिंग में हम सारे के सारे एलिमेंट को कवर करते हैं, जिसमें हम रेवेन्यू के पार्ट को भी कवर करते हैं, कॉस्ट को भी कवर करते हैं और प्रॉफिट को भी कवर करते हैं। वैसे स्टैंडर्ड में भी आजकल रेशो बन जाते हैं और सेल्स वैल्यू वेरिएंस बन जाते हैं, इसके अलावा सेल्स मार्जिन वेरिएंस बन जाते हैं। लेकिन डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल दिया इसने सबसे पहले कि ये एक्सटेंसिव है और ये इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि बजटरी कंट्रोल इज कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एज ए होल एंड हैंस इट्स मोर एक्सटेंसिव। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है? सिर्फ एक्सपेंसेस के कंट्रोल करने से रिलेटेड है, हैंस इट इज़ मोर एक्सटेंसिव। जबकि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हम रेवेन्यू बढ़ाने की भी सोच सकते हैं बजटरी कंट्रोल में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा बजटरी कंट्रोल हो तो सेल्स कम हो, हम क्या बोलेंगे कि सेल्स जो हमने बजट सोचा है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छी बात है एक्चुअल। ठीक, तो हम उस केस में क्या कर रहे हैं, हमने जो सेल का बजट बनाया उससे हम ज़्यादा सोच रहे हैं, हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट को भी कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के पार्ट को ज़्यादा देख रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंसेस के कंट्रोल का पार्ट देख रहे हैं। अब यहाँ क्या बोल दिया, बजट इज़ ए प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट क्यों? क्योंकि एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का पार्ट, बैलेंस शीट का पार्ट ज़्यादा कंसीडर्ड हो रहा है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट अकाउंट का पार्ट पूरा का पूरा कंसीडर हो रहा है। इट डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है साइंटिफिकली बेसिस पे। आप क्या करते हो, सारी की सारी जो स्टैंडर्ड रेट है सर्वे के बेसिस पे क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। बजटरी कंट्रोल कैन बी अडॉप्टेड इन पार्ट आल्सो। तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि प्रोडक्शन बजट बना रहे हो, परचेज बजट बना रहे हो, सेल्स बजट बना रहे हो, अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड देखना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस तरीके से अलग अलग बना रहे हो। जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट दिस सिस्टम इन पार्ट। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, सारे वेरिएंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पूरे कॉस्ट के कंट्रोल को पार्ट को देखना है, जबकि यहाँ पे आप पार्ट में भी कर सकते हो। अब देखिए बोल रहा है बजटिंग कैन बी ऑपरेटेड विदाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बजटिंग बिना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हो सकती है, क्योंकि इसमें आपने होल प्रोसेस को कवर कर लिया। जबकि क्या बोल दिया, अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ले रहे हो तो उसके साथ साथ आपको बजटरी कंट्रोल को भी देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बजटिंग। तो इसका मतलब बजटरी कंट्रोल भी आपको साथ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेना पड़ेगा। फिर आपको बोल दिया बजट्स डिटरमिन द सीलिंग ऑफ एक्सपेंसेस अबव विच एक्चुअल एक्सपेंडिचर शुड नॉट नॉर्मली राइज। तो नॉर्मल ये बताता है कि ये लिमिट है एक्सपेंस की, यानी बजट बना दिया, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिससे हम बोल सकते हैं कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की भी कर रहे हैं साथ में इसमें। जबकि स्टैंडर्ड्स आर मिनिमम टारगेट विच आर टू बी अटेंड बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस एट स्पेसिफिक एफिशिएंसी लेवल। और जनरली आप ये भी बोल सकते हो कि जो स्टैंडर्ड आप सेट करते हो तो वो एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे करते हो, जैसे स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के, या स्टैंडर्ड आउटपुट किसके बेसिस पे, एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे करते हो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि मिनिमम टारगेट हमने सेट कर दिया जो कि अटेंड करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस के थ्रू किसी भी स्पेसिफिक एफिशिएंसी लेवल पर, ये आ गया। जबकि बजट में क्या होता है, एक्सपेंसेस की सीलिंग या एक लिमिट तय कर दी जाती है। अब सीधा मैं पहुँच जाता हूँ कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए मेरे पर्टिकुलर पार्ट में इतना ज़्यादा पार्ट क्यों रहता है, क्योंकि लिमिटेशन देखिए, अब मैं आपको 4 पॉइंट तो नहीं बताऊंगा, अब आपके कोई भी पॉइंट आ सकते हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जैसे आप देख सकते हो एलिमेंट्स बताए मैंने, तो ये भी एक तरीके से स्टेप ही है। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में एलिमेंट्स बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, हर फंक्शन का बजट करना है या हर डिवीजन से रिलेटेड बजट करना है। एक्चुअल को किससे करना है, आपको बजटेड से कंपेयर करना है, जिसमें जनरली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, हर एग्जीक्यूटिव्स की या डिपार्टमेंट की रहेगी, सेल्स डिपार्टमेंट, ये आपको पता है। फिर जो भी रेमेडियल एक्शन है नेसेसरी वो लिए जाएंगे। फिर बजट को क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जा सकता है जो भी मार्केट कंडीशन चल रही है उसके बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो बजट बनाया और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें गैप आ गया, डेविएशन आ गया, तो उसको सुधार करने की कोशिश करोगे। जो भी रिसोर्सेज का ढंग से यूज़ नहीं हुआ, इनएफिशिएंसी भी है, वो पर्टिकुलर आप इसके थ्रू पता कर सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल इसमें आप ठहरा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या है। सबसे पहले क्या दे दिया, टू यूज डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ए कोऑपरेटिव एंडेवर फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो यही बोल दिया, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप यूज़ कर सकते हो इन ए कोऑपरेटिव एंडेवर। देखिए सीधी सी बात है, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल कैसे परचेज कर पाएगा, जब उसके पास रिसोर्स होंगे, तो उसके पास क्या होगा, मनी होगा। वो मनी किससे मांगेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपना बजट बनाया हुआ है, अपना कैश बजट बनाया हुआ है, अपना जो भी
एक्सपेंडिचर का बजट बनाया है, उसके हिसाब से उसको पता है कि उसके पास कितना मनी आएगा या क्या लिक्विड पोजीशन रहेगी, उसके बेसिस पे ही वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाएगा। तो आपस में कोऑपरेटिव पार्ट तो रहेगा। परचेज डिपार्टमेंट किसको देगा मटेरियल? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तब जाके ही तो वो आउटपुट बना पाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आउटपुट बना के तब जाके ही तो सेल डिपार्टमेंट को बना दे पाएगा, क्योंकि सेल डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, इतनी डिमांड चल रही है तो हमें इतनी सेल करनी है। हमने सोचा क्योंकि पिछले साल हमारी सेल इतनी हुई थी पर्टिकुलर, जैसे 2 लाख यूनिट, इस बार हम 250 का टारगेट सेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें प्रोडक्शन चाहिए। फिर वो रॉ मटेरियल एक तरीके से परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि इतना आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, तब जाके हम प्रोडक्शन करवाएंगे। परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलेगा, तो आपस में एक कोऑपरेटिव पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, जिससे फॉर्म के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। ठीक है, तो वो बजटरी कंट्रोल के थ्रू पता चल जाता है। टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल विद डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सीधी सी बात है कि जब भी ये पार्ट आ गया, या जैसे मैंने जीरो बेस बजटिंग बताया, जिसमें मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग की अप्रोच आसान होती है पुरानी ट्रेडिशनल बजटिंग के कंपैरिजन में। तो चाहे आप ट्रेडिशनल भी बोले, उसमें भी जनरली क्या होता है कि आप अथॉरिटी डेलीगेट करते ही थे, और आजकल नए नए आते जा रहे हैं बजटिंग सिस्टम, तो उसमें क्या करोगे, आप अथॉरिटी बांटोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले को दोगे। तो जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ होगा, वो क्या करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, जो भी मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो सबके मैनेजर को क्या कर देगा, काम सौंप देगा। तो वो अथॉरिटी क्या कर रहा है, एक तरीके से डेलीगेट कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, वो सारा पार्ट आपका आ जाएगा। टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी बाय प्लानिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्रू ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को प्लान किया जाएगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, क्या क्या एक्सपेंडिचर जनरली प्रोडक्शन पे होंगे, क्या ऑफिस के होंगे, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे, जिससे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मनी है, ठीक है, जो भी मटेरियल है, मैन है, मशीन्स हैं, उसका ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सके। किसके लिए? मैक्सिमम प्रॉफिटेबल अप्रोच को पाने के लिए। टू एंश्योर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इन अदर रिसोर्सेज फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। तो सीधी सी बात है, वही वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि आपको लिक्विड पोजीशन क्रिएट करनी है, आपको स्टॉक चाहिए, ठीक है, आपका लिक्विड होगा तब जाके तो आप सप्लायर को पेमेंट कर पाओगे। आपके पास स्टॉक होना चाहिए तब जाके तो आप क्या करोगे, यानी रॉ मटेरियल होगा तब जाके तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर पाओगे। तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? आपको मार्केट से मिलेंगे, बाहर से मिलेंगे। तो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस को एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए जनरली आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है। रिसोर्सेज मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की नीड है, तो उसको एडिक्वेटली इंश्योर करने के लिए बजटरी कंट्रोल चाहिए होता है। टू रिड्यूस लॉसेज एंड वेस्ट टू द मिनिमम, नॉर्मल आ गया। टू ब्रिंग आउट क्लियरली वेयर एफर्ट इज नीडेड टू रेमेडी द सिचुएशन, वही रेमेडियल एक्शन लेने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया कि बजट आपने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं हुई, एक्सपेंडिचर आपके क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो क्या आपको रेमेडियल एक्शन करने हैं। आप एनालिसिस करोगे कि कहाँ गलती हो गई, जिसमें आप सुधार करने की कोशिश करोगे, और अगली बार उस हिसाब से आप बजट को बनाने की कोशिश करोगे। टू सी दैट फर्म इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम मार्चिंग टुवार्ड्स इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय एमरजेंसीज। देखिए इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फर्म ने अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो भी सेट कर रखे हैं उससे कहीं वो डिफ्लेक्ट तो नहीं हुई, उससे कहीं वो खिसक तो नहीं गई अपनी जगह से। तो जो भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वो बने रहे, वो चाहती है। विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय एमरजेंसीज, ये बोल रहा है कि अगर एमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो बात अलग है। जब एमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो उस हिसाब से तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए अगर मार्केट में रॉ मटेरियल कॉस्टली मिल रहा है, ठीक है, हर जगह, तो आपको उस प्राइस पे खरीदना ही पड़ेगा। तो तब तो आपका बजट जो आपने सोचा था ज़रूरी नहीं वो हो पाए, क्योंकि आपको पता है कि सारी जगह ही उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की प्राइसेस डबल हो गई है। तो तब आप बजट से रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते। आपको पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उतना तो मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, बिजनेस चलाना है। तो एमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उसको छोड़िए। तो बोल रहा है कि उसके अलावा जनरली जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उससे आप डेविएट नहीं हुए हो, तो जनरली वो आपको पता चल जाएगा किसके थ्रू। रेगुलर आप ओवर द पीरियड क्या करते हो, बजट बनाते रहते हो। 3 महीने का, देखो शॉर्ट पीरियड का भी बनाते हो, तो 3 महीने का, 6 महीने का जनरली ये बजट बना सकते हो। प्रोडक्शन का, सेल्स का, परचेज का, जो भी है आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से जनरली बन जाता है कि आपका कितना टाइम लगता है पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस होने में। उसके हिसाब से भी आप बजट सेट कर सकते हो। वेरियस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, सेल, परचेज ऑफ मटेरियल एटसेट्रा आर कोऑर्डिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये तो ऊपर ही बता दिया था फर्स्ट पॉइंट में ही, तो ये पार्ट आ गया। तो ये देख सकते हैं कि जनरली ये फीचर्स को भी कवर कर लेता है एक तरीके से। और जब लिमिटेशन की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि लिमिटेशन का मतलब क्या है, ये नहीं कि बजटरी कंट्रोल परफेक्ट है और मैनेजमेंट को एक तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है कि अगर आप बजटरी कंट्रोल लगाओगे तो मैनेजमेंट पूरा रिप्लेस हो जाएगा। नहीं, ये मैनेजमेंट की एक तरीके से हेल्प करता है। इसकी खुद की भी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। इसमें से कुछ दे रखी है। सबसे पहले क्या है,
अपोजिशन अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ बजटिंग। अब देखिए क्या है, बजटिंग आपने मेंटेन करी हुई है, लेकिन कुछ लोग अपोज भी कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि बजटिंग क्रिएट ही नहीं हो, क्योंकि बजटिंग क्रिएट होने से क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी का पता चलता है। तो एक बार एग्ज़ाम में आया था कि इनमें से लिमिटेशन नहीं है, और उसमें बोल रखा था कि वो इंडिविजुअल्स या मैनेजर ऐसे समथिंग कुछ लिख रहा था, उनकी एफिशिएंसी को पिन पॉइंट नहीं करता। तो आपको पता है कि वो तो एफिशिएंसी को पिन पॉइंट करता है, तो जनरली वो ही लिमिटेशन नहीं था, क्योंकि वो तो एफिशिएंसी को पिन पॉइंट करता है। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा, उसमें जनरली ढंग से रीड करके देखना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको पास्ट ईयर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, अराउंड 20 एमसीक्यूज होंगे, किसके, बजटरी कंट्रोल के भी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मिला के, ठीक है। तो ये बोल रहा है देयर विल बी ऑलवेज एक्टिव एंड पैसिव रेसिस्टेंस टू बजटरी कंट्रोल, यानी बोल रहा है कि बजटरी कंट्रोल जब भी क्रिएट कर दिया तो या तो एक्टिव, यानी सामने वाला जो मैनेजर है या डिपार्टमेंटल जो भी पर्सन है, प्रोडक्शन का, परचेज का, सेल का, वो मना करेगा, बोलेगा बजट मत बनाओ, वो ऐसा चाहेगा, ठीक है। या वो पैसिवली एक तरीके से उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, एज इट पॉइंट आउट एट द एफिशिएंसी और इन एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी या इन एफिशिएंसी को पिन पॉइंट करता है। तो एक तरीके से लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता, ये मान के चल लीजिए यार, डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट तो जनरली ये बनाने की करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने अथॉरिटी डेलीगेट की है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो देखना चाहता है कि बजट के अकॉर्डिंग यानी परफॉर्मेंस जो हुई है वो सही हुई है नहीं हुई, तो उस केस में वो तो बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन जो नीचे के पर्सन है वो जनरली क्या करेंगे, इसको ज़्यादा भाव नहीं देंगे, ये बोल सकते हो आप, है ना, उस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाएंगे। ऐसा हो सकता है कभी कभी, तो लिमिटेशन हो गई, बजटरी कंट्रोल का ढंग से यूज़ नहीं हुआ, कहने का मतलब ये हो गया, क्योंकि वो एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी दिखाता है। सेकंड, बजटिंग एंड चेंजिंग इकोनॉमी, द प्रिपरेशन ऑफ ए बजट अंडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी इज रियली डिफिकल्ट। आपने अभी बजट बनाया और कब के लिए बनाया, आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाया 10 से 15 साल ऐसे बोल रहे हो उसके लिए, तो उस केस में इन्फ्लेशन प्रेशर होता है। तो आपको पता है कि जो मशीनरी है, क्या पता उसकी प्राइसेस में चेंज हो जाए। जो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बनाया बजट, वैसे आपने शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया, तो शॉर्ट पीरियड में तो चलो क्या होता है कि 3 महीने 4 महीने में इतना चेंज नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने पर्टिकुलर 1 साल के लिए भी बनाया, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस हाई कर दिए, आप क्या करते हो, बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, ड्यूटीज़ लगा दी, तो उस केस में क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल हाई हो जाएगा, प्राइसेस, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपने जो बजट सोचा था उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में काम नहीं हुआ, और एक्चुअल चीज़ तो क्या हुई, जब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लगी और बजटेड कॉस्ट कम है, तो डेविएशन तो बहुत ज़्यादा होगा, तब आप कंट्रोल वैसे भी नहीं कर पाओगे। और आप रिवाइज करने के, आप जैसे बजट को रिवाइज करने की सोचोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले बजट ही बिल्कुल गलत बना हुआ है, तो उस केस में आप रिवाइज भी ढंग से करने की नहीं सोच पाओगे। दस द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। टाइम फैक्टर, एक्यूरेसी इन बजटिंग कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट मस्ट नॉट एक्सपेक्ट टू मच ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड। देखिए इसमें सारा काम क्या है बजटिंग में, प्लानिंग का, एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाना, पॉलिसी बनाना, जो कि अपनी एक तरीके से क्या हो रहा है, जो आपने बजट बनाई या प्रोग्राम पॉलिसी बनाई और एक्चुअल काम हुआ उसमें कोई डेविएशन ज़्यादा नहीं हो, और सेम टू सेम सिमिलर अप्रोच रहे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो बजट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रही हो। लेकिन वो कब होती है, धीरे धीरे, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो। तो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट मस्ट नॉट एक्सपेक्ट टू मच ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, क्योंकि अभी बिजनेस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है, और बिजनेस स्टेबल पोजीशन में नहीं आया, बिजनेस नया है। तो आपको पता है कि शुरू शुरू में कोई बजटिंग का पार्ट इतना एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं हो पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता पर्सन में। यहाँ हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो टाइम होने के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। तो एक लिमिटेशन ये भी हो गई कि शुरू में जो भी बजटिंग बनाएंगे वो ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो, तो वो गलत भी हो सकती है। फोर्थ, नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। अब देखिए ये भी लिमिटेशन है और ये भी एग्जाम में आ चुकी है। बजट इज़ ओनली ए मैनेजमेंट टूल, तो ये टूल ऑफ मैनेजमेंट है, ये नहीं कि मैनेजमेंट की जगह पे बजट को यूज़ किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट क्या करेगा, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी वेस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, जनरली इनका यूज़ करेगा ताकि वो डिसीजन मेकिंग में क्या कर सके, आसानी कर सके। आपको पता है कि बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक तरीके से डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल इसके लिए काम में आती है। इट इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इट कैन नॉट रिप्लेस मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये नहीं कि ये मैनेजमेंट को रिप्लेस कर दे, मैनेजमेंट इनकी हेल्प से डिसीजन मेकिंग की अप्रोच ले रहा है। किसकी हेल्प से? बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से। ये नहीं कि एक तरीके से ये मैनेजमेंट को ही रिप्लेस कर देंगे, इसलिए सब्स्टिट्यूट नहीं कहलाता, ठीक है, ये एक टूल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। कोऑपरेशन रिक्वायर्ड, द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल डिपेंड अपॉन विलिंग कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। तो अगर मैंने बोला कि परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए,
तो उसके लिए उसको किसकी ज़रूरत है, सप्लायर को पेमेंट करना है, तो फाइनेंस की ज़रूरत है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, यानी मनी की ज़रूरत है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको मनी ही प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अगर कॉपरेशन रहेगा ही नहीं तो परचेज डिपार्टमेंट उस हिसाब से मटेरियल नहीं ले पाएगा और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाएगा। तो कॉपरेशन है ही नहीं, आपस में डिस्प्यूट होता रहेगा और डिपार्टमेंटल मैनेजर झगड़ा करते रहेंगे। तो ये बोल रहा है कि बजट ऑफिसर मस्ट गेट कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर उस बजट ऑफिसर के साथ कोऑपरेट करने चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो लिमिटेशन तो आएगी। कहने का मतलब बजटरी कंट्रोल ढंग से अप्लाई नहीं हो पाएगा। हैवी एक्सपेंडिचर, बजटिंग इन्वॉल्व्स हैवी एक्सपेंडिचर विच स्मॉल कंसर्न कैन नॉट अफोर्ड। तो आपको पता है कि बजटिंग में हैवी एक्सपेंडिचर का क्यों, क्योंकि देखिए बजटिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि बजट कमेटी भी बनानी पड़ती है, बजट मैनुअल, बजट रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जैसे भी आप कहेंगे ना सारे स्टेप वाले पार्ट में। तो जब ये करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पर्सन हायर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने बोला बजट ऑफिसर, ये हायर करना पड़ा, उसके अंडर में वर्कर हायर करने पड़े। तो हैवी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत हो जाती है, जो कि बड़े बड़े बिजनेस में हो सकता है। छोटे बिजनेसमैन क्या कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि इतना बजट बना पाए। अगर वो बजट बनाएंगे भी तो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही बना पाएंगे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम बोल सकते हैं कि जब भी बजटरी कंट्रोल का एक अच्छा सिस्टम चाहिए तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोल दिया, प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर क्या पार्ट होता है, जिसमें काफ़ी सारे पर्सन आपस में मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, जिसमें आपको पता है कि ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को काम को बांट दिया जाता है। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडिल होता है और लोअर लेवल होता है, और उसके नीचे क्या होता है, वर्कर होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ, एक मिनट देखिए। अब ये मैंने इसमें छोटे छोटे पार्ट कवर किए ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं अभी प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको बता देता हूँ साथ साथ। तो मैंने इतना डिटेल पार्ट कवर नहीं किया। अब देखिए ये जो पार्ट था ये डिटेल पार्ट था। अब मेरे पास तो क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट यानी रेफरेंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपको हर पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में इतना बताऊँ, क्योंकि अब ये इतने ज़्यादा काम के नहीं है। आप देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या बता रहा है, इट इज ए स्टेटमेंट डिफाइनिंग फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल फॉर एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जैसे आपने बोला कि अभी बजटेड ऑफिसर है, बजटिंग ऑफिसर जो भी है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट हो गया अलग अलग, उनसे रिलेटेड जो भी मैनेजर होंगे वो किसको रिपोर्ट देंगे, इस बजटिंग ऑफिसर को रिपोर्ट दे देंगे। ऐसे पर्टिकुलर पार्ट डिसाइड किया हुआ है। तो नीचे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बोला दिस चार्ट शोज फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव, कि वो कौन कौन से बजट बना रहा है। जैसे हम परचेज मैनेजर की बात करेंगे तो वो परचेज बजट की बात करेगा। ऐसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू वेरियस लेवल्स, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल हेड विद हेड ऑफ अदर फंक्शन, ठीक। एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉर बजटरी कंट्रोल में भी एज फॉलोज। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, वो फंक्शनल हेड की दूसरे फंक्शनल हेड के साथ भी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो भी डिसाइड की हुई है। तो आप देख सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, जैसे मैंने आपको सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर ये बोला था। अब उसने काम किसको दे दिया, डेलीगेशन बजटेड ऑफिसर को। अब देखिए यहाँ पे ये परचेज मैनेजर आ गया, यहाँ पे प्रोडक्शन आ गया, ये पर्सोनल आ गया, ये सेल आ गया, ये अकाउंटेंट आ गया। अब ये क्या बनाएगा, परचेज बजट, ये मेटल बजट, ये प्रोडक्शन, ये यूटिलाइजेशन, ये लेबर बजट बनाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से आप बोल सकते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन ओवरहेड वाला, तो ओवरहेड बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल रहा हूँ, हाँ वो भी बोल सकते हो आप। तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड बजट वो भी हो सकता है। सेल्स बजट, एडवर्टाइजिंग बजट यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अकाउंटेंट क्या करेगा, कॉस्ट बजट, मास्टर बजट, सारा का सारा एक साथ मिला के समरी बनाएगा। ये सारा पार्ट आ गया। अब देखिए मैंने इतना डिटेल कवर नहीं करा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में वैसे ही मैं समझा देता, तो ये मुझे पर्टिकुलर कवर कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। Before successful installation of budgetary control, it is necessary that the concerned should prepare a definite plan of an organization. Authority and responsibility of each executive should be clearly defined. तो देखिए इसी लाइन में पूरा का पूरा पर्टिकुलर जो भी मैंने आपको चार्ट बताया वो शो हो जाता है, बस और क्या। फिर आपको बोल दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट सेंटर। ये बोल रहा है बजट सेंटर इज अ सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ बजटरी कंट्रोल. Budget center should be established for cost control and all budget should be related to cost center. क्योंकि देखिए कॉस्ट सेंटर में तो क्या होता है, एक्चुअली कॉस्ट लगती है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर एक लोकेशन होती है। मान के चलिए, ये मान के चलो कि देखिए आपका एक छोटा सा फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री भी क्या है, एक कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो मशीन पे या लेबर को। लेबर काम कर रहा है, तो लेबर जो भी काम कर रहा है उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो डायरेक्टली उस फैक्ट्री की रिलेटेड कॉस्ट जो भी दिख रही है आपको, उसकी लेबर की जो भी कॉस्ट लग रही है वो उस फैक्ट्री पे अलोकेट हो रही है, मतलब उस कॉस्ट सेंटर पे अलोकेट हो रही है। तो कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड क्या, बजट सेंटर है। तो आप देख सकते हो कॉस्ट सेंटर में एक्चुअल कॉस्ट लगेगी और बजट सेंटर के हिसाब से क्या है, जो हमने बजटिंग की कॉस्ट डिसाइड की है।
तो एक तरीके से डेविएशन पता चल जाएगा। तो बोला बजट सेंटर शुड बी एस्टेब्लिश फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड ऑल बजट शुड बी रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर। जनरली ये हो गया। बजट सेंटर विल डिस्क्लोज द सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्लान परफॉर्मेंस इज नॉट अचीव। तो वो यही बताएगा कि जो भी परफॉर्मेंस प्लान की गई थी वो अचीव हुई है नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट कमिटी। ए बजट कमिटी शुड बी एस्टेब्लिश्ड विद फंक्शनल हेड एज मेंबर। ए टॉप एग्जीक्यूटिव शुड बी अपॉइंटेड नॉन एज बजट कंट्रोलर और बजट ऑफिसर। द फंक्शनल मैनेजर्स विल प्रिपेयर द बजट एंड सबमिट टू द कमेटी फॉर अप्रूवल। तो अभी अभी मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर चार्ट में कि ये सारे के सारे क्या करेंगे, जो भी ये फंक्शनल, तो ये फंक्शनल, ये फंक्शनल, ये फंक्शनल, ये फंक्शनल, ये फंक्शनल, ये बजट बनाएंगे और इसकी रिपोर्ट क्या दे देंगे, इसको दे देंगे कि हमने ये बजट बनाया है, इसको आप अप्रूव कर लो। देखो तो ये बजट कंट्रोलर है, बजट ऑफिसर ये देखेगा। द बजट कमिटी मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द बजट्स, कोऑर्डिनेट ऑल द बजट, कैन फाइनली अप्रूव द बजट। तो एक तरीके से बजट कमेटी आपस में क्या करेगी, मीटिंग बैठाएगी और जो रिपोर्ट है उसको देखने के बाद क्या बोलेगी कि हाँ बजट में कुछ क्या है दिक्कत है, उसको सही करने की ज़रूरत है। तो इनको बोलेगी कि आपको क्या करना है, बजट के अमाउंट को थोड़ा सा रिवाइज करना है, फिर उसके बाद बजट को अप्रूवल दे देगी। अगर बजट सही है शुरू में तो उस हिसाब से अप्रूवल दे देगी। फिर फोर्थ क्या बोल दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। Accounting system should be able to record and analyze the information required. A chart of accounts corresponding with the budget center should be maintained. तो वही बजट सेंटर से रिलेटेड जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल अकाउंटिंग का पार्ट आ रहा है। प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल। द बजट मैन्युफैक्चरिंग इज ए रिटन डॉक्यूमेंट और बुकलेट विच स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। ठीक, देखिए वही प्रॉस्पेक्टस हो गया जिसमें बता दिया कि अलग अलग बजट है उनसे रिलेटेड क्या एस्टीमेट है। It guides executives in preparing various budgets. It is the responsibility of budget officer to prepare and maintain the manufacture. तो एक तरीके से वो बजट मैनुअल क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो बजटिंग के प्रोसीजर होंगे, रूल्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, वो कैसे होंगे जिससे एक तरीके से जो भी एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं, अलग अलग बजट बना रहे हैं, उनको हेल्प मिल सकेगी किनके थ्रू, बजट मैनुअल के थ्रू, क्योंकि उन्हें एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, एक फॉर्म पता चल जाएगा, वो सारा पार्ट इसमें आ गया। फिर आपको बोल दिया फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड। तो देखिए इसमें यही बोल रखा है कि जनरली क्या होता है, जब भी बजट पीरियड डिसाइड होता है, बजट पीरियड डिसाइड होगा तो वो किसके बेसिस पे होगा, बिजनेस के नेचर के बेसिस पे, और क्या कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई की गई है। नेचर का मतलब देखिए ये बोल रहा है कि अगर एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन का पार्ट है इंडस्ट्री का, या मास प्रोडक्शन मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा सोप इंडस्ट्री हो गई, टूथपेस्ट इंडस्ट्री हो गई, बिस्किट इंडस्ट्री हो गई, आपको पता है कि मेडिसिन इंडस्ट्री हो गई, ये बहुत सारे क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है, छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं इनके और बहुत ज़्यादा बनते हैं। हैवी इंजीनियरिंग का इनका पार्ट नहीं रहता, हाँ मशीनरीज रहती हैं लेकिन जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा पार्ट नहीं है। आपको पता है कि एक मशीन बनानी है बड़ी, तो वह हैवी इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन मुझे पता है कि बिस्किट के पैकेट बनाने हैं तो वो तो बहुत सारे निकल के आएंगे। तो उस केस में जनरली क्या बोला, इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर कंटिन्यूसली द एक्चुअल विथ बजट। तो एक्चुअल को बजट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। देयरफॉर द बजट पीरियड शुड बी शॉर्ट वन, तो वो शॉर्ट वन होना चाहिए। तो जनरली इसमें जब कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगा या मास बल्क में प्रोडक्शन होगा तो वो क्या होगा, बजट पीरियड शॉर्ट वन होगा, छोटा होगा, 6 महीने 3 महीने, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन बार बार होता रहेगा महीने महीने का। बट इन केस ऑफ हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स ए लॉन्गर पीरियड विल बी सूटेबल, 1 साल से ज़्यादा का, क्योंकि वो हैवी इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड है। फिर देखिए आपको बोल दिया कि डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। की फैक्टर आपको पता है, जैसे मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, रैंक देते हैं। अगर मटेरियल लिमिटेड है तो नीचे क्या करोगे, रॉ मटेरियल केजी में जो भी है डिवाइड कर दोगे, क्योंकि जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो किस में आता है, पर यूनिट में आता है मान के चलो, या टोटल में आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कैसे भी आपका आ रहा हो, चलो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है और आपको पता है कि उसको कंट्रीब्यूशन पर केजी करना है, तो नीचे आप क्या करोगे, जैसे आपको पता है कि 1 यूनिट बनाने में 2 केजी लग रहा है, 1 यूनिट बनाने में 2 केजी लग रहा है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 10 रुपीज़ पर यूनिट आया, और 1 यूनिट बनाने में, फिनिश गुड्स बनाने में 2 केजी का रॉ मटेरियल लग रहा है। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना चाहो तो डिवाइड बाय 2 केजी कर दोगे तो क्या आएगा, 5 रुपीज़ पर केजी आएगा। तो वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है और केजी के हिसाब से 5 रुपीज़ पर केजी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी मेटेरियल के अकॉर्डिंग, लेबर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे नीचे लेबर और आ जाएगा। अगर पीवी रेशो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम नीचे जनरली क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कर लेंगे, या अगर आपका पर यूनिट है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड कर देंगे, जिससे पीवी रेशो के अकॉर्डिंग आएगा।
और रैंक के बेसिस पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की करेंगे। तो बोला की फैक्टर मीन्स द फैक्टर द एक्सटेंट ऑफ हुज इन्फ्लुएंस मस्ट फर्स्ट बी असेस इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट फंक्शनल बजट आर रीजनेबली कैपेबल ऑफ फुलफिलमेंट। कि जब भी हम बजट बना रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं यार, बजट एक तरीके से जो भी हम एक्सपेंडिचर सोच रहे हैं या हम चाहते हैं कि अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो भी यूज़ करें, तो मेटेरियल प्रोड्यूस करने में, लेबर को पे करने में या जो भी एक्सपेंडिचर करने में यूज़ कर पाएँ। तो आपको पता है कि फंक्शनल जो भी बजट होगा वो केपेबल होना चाहिए जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो उस केस में फैक्टर ज़रूरी है, मतलब मटेरियल ज़रूरी है, लेबर कितना यूज़ होगा वो ज़रूरी है। तो अगर मटेरियल लिमिटेड फैक्टर है तो पहले उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेबर आपके पास सफिशेंट है तो उस पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। और मटेरियल में भी आपको पता है कि अगर आप 3-4 प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए। जैसे ए बी सी है तो आपको बताया कि बी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है तो बी को पहले बनाया जाएगा, ए का सेकंड आ रहा है तो ए को बाद में, फिर सी को थर्ड नंबर पे, तो आप बी को पहले बनाओगे। तो यहाँ पे बोल दिया की फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बजट और लिमिटिंग और गवर्निंग फैक्टर, क्योंकि यही गवर्न कर रहे हैं, इसके थ्रू ही प्रोडक्शन हो रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू लोकेट द फैक्टर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ बजट बिकॉज इट इन्फ्लुएंस ऑल अदर बजट। द की फैक्टर विल डिफर फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। इन सम कंसर्न द की फैक्टर माइट बी सेल, तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया पीवी रेशो या सेल्स, वाइल इन अदर इट माइट बी प्रोडक्शन, मटेरियल्स आ गया, लेबर, मशीनरी। तो उस केस में क्या होगा, मशीनरी आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीनरी आवर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मशीनरी लिमिटेड है तो मशीनरी कैसे यूज़ होगी उस पर ही क्या करता है आपका प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है। तो मेन क्या की फैक्टर है, मशीनरी है। और कैपिटल कि आपके पास कितनी कैपिटल है। द बजट रिलेटिंग टू की फैक्टर शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड द अदर बजट शुड बी बेस अपॉन इट। और अदर बजट किस पे होने चाहिए, उस पर बेस होने चाहिए। एक कोऑर्डिनेट प्लान शुड देन बी फाइनली अप्रूव्ड। मोस्ट ऑफन शॉर्टेज ऑफ सेल्स इज द की फैक्टर इन इंडस्ट्री। जनरली क्या होती है, सेल की शॉर्टेज ही की फैक्टर होती है, लेकिन किसी किसी जगह मेटेरियल की शॉर्टेज का पार्ट भी आता है। दिस लिमिटिंग फैक्टर कैन बी ओवरकम बाई टेकिंग सेल्स प्रमोशन स्टेप सच एज इंक्रीजिंग सेल्स स्टाफ एंड एडवर्टाइजिंग। तो आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे सेल करोगे, यानी ऐड करोगे। इसी तरीके से आप सेल्स स्टाफ बढ़ा रहे हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा रहे हो, मार्केटिंग के रिप्रेजेंटेटिव बढ़ा रहे हो, जिससे वो मार्केट में क्या कर सके, प्रमोशन कर सके, ऑफर दे रहे हो, कूपन ऑफर दे रहे हो, वो सारा पार्ट कर रहे हो जिससे आपकी सेल बढ़ सके। तो पहले आप की फैक्टर आइडेंटिफाई करो जो एक तरीके से बजट को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका सारा पार्ट हो चुका है। अब मैंने आपको एक और बताया था कि जब भी आप क्या करते हो, सेमी वेरिएबल को, आपका पार्ट तो वैसे हो गया, बस मुझे लास्ट एक क्वेश्चन आपको दिखाना है क्योंकि मैंने वो कवर नहीं करा, लेकिन मुझे लगा कि कवर करना चाहिए। और मैंने बीच में आपको बताया था कि सेमी वेरिएबल में आप क्या करते हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग से निकाल लेते हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, और फिक्स कॉस्ट का पार्ट आपका अलग निकल जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के थ्रू आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाती है। और आपको पता है कि सेमी वेरिएबल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई तो बाकी पार्ट आपका फिक्स कॉस्ट का है, जो कि किसी भी आउटपुट पे फिक्स ही रहेगा, चाहे 10,000 यूनिट हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 15,000 हो। ऐसा था, ठीक है। जैसे देखिए मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लिया है, ये दिसंबर 19 का है, अभी लेटेस्ट। तो अगर आपको ये नहीं भी आता होता तो पर्टिकुलर आपको पता चल जाता कि यार मेथड तो क्या है, कुछ स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट बिहेवियर। तो ये जनरली आपका एक अकाउंटिंग है, यानी कॉस्ट से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हो। तो उसमें आपका बिजनेस स्टेटिस्टिक्स का पार्ट जनरली आता ही नहीं है, आता है तो आपका जनरली लीस्ट स्क्वायर का पार्ट आता है, ये आता ही नहीं है, ये आपने सुना ही नहीं। तो आपको पता है कि ये होगा ही नहीं। तो हाई एंड लो हो सकता है, लीस्ट स्क्वायर हो सकता है और अकाउंटिंग हो सकता है। ये तीन ही देखने थे, ए बी और सी, ये आपका आंसर था। ए बी एंड सी ये जनरली क्या था, आपका आंसर था। और अगर देखिए अगर आपको पता रहता तो अच्छी बात होती। जनरली उसमें क्या होता है, कॉस्ट के बिहेवियर की जब भी बात करते हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट है उसमें से आपको मैंने क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये जनरली आपको पता रहनी चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट बिहेवियर डिटरमिन करना कि पर्टिकुलर वो फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड का मतलब क्या होता है कि देखिए जब भी क्या होता है कि आप अलग अलग यूनिट की बात करते हैं कि अगर जनवरी में आपने जो आउटपुट निकाला वो 500 यूनिट निकाली, फरवरी में जो आउटपुट निकाला वो कितनी निकाली, 600 यूनिट निकाली, मार्च में निकाली तो वो कितनी निकाली, 300 यूनिट निकाली, अप्रैल में कितनी निकाली, 800 निकाली। तो कभी आपने ज़्यादा निकाली, कभी आपने कम निकाली। जैसे यहाँ 500, फिर 600 आपने बोला, फिर 300 बोला, फिर 800। तो हाई पॉइंट क्या है 800 का और लो पॉइंट क्या है 300 का है। तो उसका डिफरेंस आपने देख लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन आउटपुट, वो नीचे लिख दिया। और ऊपर क्या कर दिया, चेंज इन कॉस्ट, कि 300 के आउटपुट पे क्या कॉस्ट थी और 800 के आउटपुट पे क्या कॉस्ट थी। जैसे ही उसका आपने डिफरेंस लिया ऊपर, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन कॉस्ट,
और नीचे क्या बोलते हैं, चेंज इन आउटपुट। तो क्या निकल के आएगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गई। अब आप किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट टोटल में निकल के आ जाएगी, पर यूनिट में नहीं, अब टोटल में निकल के आएगी। अब आपको बताया कि अगर सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे तो बाकी जो निकलेगी वो क्या निकल के आएगी, फिक्स कॉस्ट निकल के आएगी, जो किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट के लिए सेम रहेगी। मैं बार बार यही बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरली आपको आता है। अगर आप लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड की बात करते हो तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, जैसे आता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो इस तरीके से इक्वेशन बन के आ जाती है। अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स क्या होती है, y ऑन x होती है, जो कि आपने स्टेटिस्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। y ऑन x नाम से एक x ऑन y बनती है और एक y ऑन x बनती है, जिसमें जनरली क्या होता है, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, ऐसे बनती है इक्वेशन। फिर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ऐसे बनता है आपका पार्ट। तो इस इक्वेशन के थ्रू आपकी ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाती है। ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाती है, उसको आपने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब एक्स में जो भी चेंज होता है, और ए और बी निकला हुआ है, एक्स में जो भी चेंज होता है उससे क्या निकल के आता है, वाई निकल के आ जाता है। एक्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब अगर आपका आउटपुट का लेवल कितना चेंज हो रहा है, जिसके थ्रू आपकी हम बोल सकते हैं कि वाई निकल के आ रही है, यानी जो भी कॉस्ट है वो निकल के आ रही है। ए मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट हो गई। बी मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगी। वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट के साथ जोड़ोगे तो वो सेमी वेरिएबल, ऐसे हो गया ना। तो अगर आप सेमी वेरिएबल में से वो वेरिएबल हटा दोगे तो ये फिक्स कॉस्ट आपको पता चल जाएगी। तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट का बिहेवियर करने के लिए कौन कौन सी अप्रोच है, ये भी है, ये भी है। अकाउंटिंग और एनालिटिकल अप्रोच क्या हो गई, देखिए टेबल बन गई। टेबल में जनरली क्या हो गया, मशीन ओवर अलग से आपने ले लिए, या जो भी कॉस्ट का पार्ट है, मशीन ओवर बोल रहा हूँ मैं, जो भी कॉस्ट का पार्ट है वो ले लिया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है ये आपको पता चल गया, और फिक्स कॉस्ट कितनी है ये पता चल गया। आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को जैसे ही आउटपुट से मल्टीप्लाई करा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ में निकल के आ गई। पहले वो पर यूनिट की थी, अब टोटल निकल के आ गई। आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल का टोटल किया तो वो टोटल कॉस्ट आ गई, या टोटल कॉस्ट आपको दी हुई होगी, उसमें से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट लेस की तो फिक्स कॉस्ट आ गई। तो आपको अलग अलग आउटपुट दिए होंगे जिससे आप एनालिसिस कर पाओगे। तो एक अकाउंटिंग अप्रोच हो गई, जिसमें आपकी एक टेबल बनी हुई होगी, अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखी होगी या आउटपुट दे रखे होंगे, उसके हिसाब से आपने क्या कर दिया होगा, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स, ऐसे अलग अलग कॉस्ट बना रखी होगी, ठीक है। और नॉन पैरामीट्रिक तो जनरली क्या होती है, आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होती है, तो हम इसमें बोल नहीं सकते हैं कि ये पार्ट है। तो कौन सा रहेगा आपका, फिफ्थ का फोर्थ, ए बी एंड सी। ये मैंने कहीं लिया नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि देखिए दिसंबर 19 में आ चुका है, तो इस टाइप से भी आपके आ सकते हैं, चाहे आपके टॉपिक में नहीं दिए हों, चाहे आपके टॉपिक में नहीं दिए हों। वैसे ये किससे रिलेटेड थे, आपके फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड थे, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में आपकी क्या होती है, कॉस्ट आती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल आती है। तो आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। इस तरीके से मैं छोटे छोटे टॉपिक और भी अगर मुझे मिलते रहेंगे तो मैं आपको कवर कराता रहूँगा, ताकि आपकी पूरी की पूरी एग्ज़ाम की अप्रोच कवर हो सके कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।